हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टी बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी का 24th वीक डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रेगनेंसी का जो 24th वीक है, मतलब कि 24वां हफ्ता है, उसमें बेबी में और मदर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये जो 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी होता है, इसमें हमारा जो बेबी है वो अराउंड 30 सेंटीमीटर इतना हो गया है। बेबी का जो वेट है वो अराउंड 600 to 700 ग्राम्स इतना हो जाता है। हमारा जो बेबी है वो एक कॉर्न के साइज़ इतना हो जाता है। बेबी में क्या क्या मेजर डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो बेबी जो है उसमें जो लंग्स है अभी और मैच्योर हो रहे हैं। बेबी के जो ब्रोंक्यूल्स डेवलप हो रहे थे, एक ट्री जैसा होता है जो श्वास नलिका है, वहाँ से एक ट्री जैसा निकलता है और लंग्स में वो जाके डिवाइड होता है और इसमें आगे जाके इसमें से श्वास जो है बेबी का वो होने वाला है। इसमें एक मेन सेल्स अभी बनना चालू हो जाता है जिसे हम न्यूमोसाइट्स ऐसा कहते हैं। तो ये न्यूमोसाइट्स जो है वो आगे जाके सर्फेक्टेंट सिक्रेट करने वाले हैं और जो सर्फेक्टेंट है वो बेबी के लंग मैच्योरिटी के लिए और जो लंग्स है उसके इन्फ्लेशन के लिए, मतलब उनको बड़ा होने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ये सर्फेक्टेंट। ये हो गया है लंग डेवलपमेंट के बारे में। उसके अलावा बेबी का जो ब्रेन है वो भी काफ़ी तेज़ी से अभी ग्रो हो रहा है। 24 वीक्स ऑनवर्ड बेबी का जो ब्रेन है उसका ग्रोथ भी अभी काफ़ी तेज़ी से होगा। उसके अलावा बेबी में टेस्ट बर्ड जो है वो डेवलप होना अभी चालू हो गया है। बेबी का जो स्किन है वो अभी ट्रांसपेरेंट है। बेबी का जो लुक है वो अभी भी रिंकल्ड लुक है, क्योंकि बेबी में जो फैट डिपोजिशन है, जो ब्राउन फैट डिपोजिशन है, वो अभी नहीं चालू हुआ है। बेबी के जो ब्लड वेसल्स है वो दिख सकते हैं, क्योंकि जो स्किन है वो अभी भी ट्रांसपेरेंट है। केराटिन सिक्रीशन अभी चालू होगा, लेकिन वो चालू होते होते अभी तक हम बेबी का स्किन जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। वेट गेन कितना हो जाता है आपका, तो 6.5 to 7 kg इतना तक आपका वेट गेन हो सकता है। हर हफ्ते में अराउंड आपका ½ kg तक वेट गेन जो है हर हफ्ते में ½ kg तक वेट गेन आपका हो सकता है। ये हो गया है वेट गेन के बारे में। अब आइए जानते हैं और बेबी के डेवलपमेंट के बारे में। अब मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। मदर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जो यूट्रस है वो अभी अराउंड 3 to 5 सेंटीमीटर तक ऊपर आ गया है, मतलब आपके नाभि के एक 5 सेंटीमीटर ऊपर तक अभी गर्भाशय आपका फील हो सकता है आपको। इसमें आपको बेबी के मूवमेंट्स जो है वो अभी काफ़ी अच्छे से समझ में लगेंगे। पहले जो मूवमेंट्स थे जो कि थोड़े से ही काफ़ी स्मूथ मूवमेंट आपको फील होते थे, हल्के से मूवमेंट्स फील होते थे, तो अभी ये मूवमेंट आपको काफ़ी अच्छे से फील होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है उसमें आपको थोड़ा सा लोअर एब्डोमिनल पेन जो है वो रह सकता है उठते वक्त या फिर चलते वक्त आपने ज़्यादा खड़े रहे तो उस वक्त आपको लेग क्रैम्प्स भी रह सकते हैं। तो ये जो है वो आपका पेट जो है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये सारे चेंजेस जो है वो दिख रहे हैं। लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोना जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है, क्योंकि जो गर्भाशय है वो अभी बड़ा हो रहा है, तो इसकी वजह से ये जो गर्भाशय है वो इंफीरियर वेना कैवा जो होते हैं, जो मेजर हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके ऊपर प्रेस करता है, तो इसकी वजह से बेबी को ब्लड सप्लाई कम होता है। तो अब अगर आप लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में सोते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने कंपल्सरीली ही दाएं करवट पे सोते रहना है, ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपने एक दिन भर में 2 से 3 घंटे तो भी आपने दाएं करवट पे सोना है। उसके अलावा आपको पैरों के ऊपर स्वेलिंग रह सकती हैं। पैरों के ऊपर स्वेलिंग क्यों रह सकती हैं, तो नॉर्मली फिजियोलॉजिकल एडिमा ऑफ प्रेगनेंसी हम इसे कहते हैं। फिजियोलॉजिकल एडिमा मतलब कि जो आपका गर्भ बढ़ रहा है तो उसकी वजह से जो वेन्स जो है आपके, जो पैरों से ब्लड ऊपर लेके आ रहे हैं हार्ट तक, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये प्रेशर बढ़ने की वजह से पैरों पे स्वेलिंग आ रही है, जो कि आपके रेस्ट करने से, अगर आप लेटते हो 2 घंटा आप आराम कर रहे हो तो उससे कम हो जाती है। या फिर आप पैरों के नीचे पिलो भी ले सकते हो। लेकिन कभी कभी अगर आपका बीपी बढ़ रहा है, बीपी ज़्यादा हो रहा है, जिसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या प्री एक्लैम्सिया ऐसा भी कहते हैं, कि आपने ज़रूर आपके डॉक्टर से चेक कराना चाहिए कि आपका बीपी नॉर्मल है कि नहीं। ये आपने आपके डॉक्टर से ज़रूर बात करना चाहिए कि प्री एक्लैम्सिया
है तो बीपी के लिए कुछ टैबलेट्स आपको चालू की जा सकती है और आपका बीपी जो है वो कंट्रोल में लाया जा सकता है। प्रोटीन्स जो है उसकी कमतरता जनरली हो जाती है प्रीक्लैम्सिया में, तो उसके लिए आपको प्रोटीन्स जो है वो ज़्यादा बढ़ाना होता है। कभी कभी प्रोटीन की डिफिशियंसी वजह से भी आपको पैरों में और चेहरे पे सूजन आ सकती है, जिसे हम एनासार का कहते हैं। तो इसमें सारे ही बॉडी पे जो है वो सूजन आ जाती है, चेहरा जो है वो आपका बड़ा बड़ा दिखने लगता है। इस केस में आपको ज़रूर अब प्रोटीन डिफिशियंसी है क्या, और प्रोटीन डिफिशियंसी अगर है तो कैसे ये प्रोटीन्स जो है वो आप रिप्लेनिश कर सकते हैं, प्रोटीन डाइट आप ले सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर आपके डॉक्टर से आपने बात करना चाहिए। ये हो गया है प्रोटीन डाइट के बारे में और स्वेलिंग के बारे में। राउंड लिगामेंट पेन के बारे में भी हमने बात किया कि लोअर एब्डोमिनल पेन जो है वो रह सकता है। इसके अलावा स्ट्राया जो है, मतलब आपकी स्किन जो है वो खींची जा रही है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा ड्राइनेस और इचिंग पेट के ऊपर भी रह सकता है। सो ये जो इचिंग है ये नॉर्मली कंट्रोलेबल रहता है, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा इचिंग है, ये जनरली लेट ट्राइमेस्टर में होता है। तो लेट ट्राइमेस्टर में एक तो प्रूराइगो ऑफ प्रेगनेंसी भी रह सकता है या फिर कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी भी रह सकता है। तो ये जो प्रूराइगो ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें आपकी बॉडी के ऊपर कभी कभी कुछ थोड़े से फोड़ जैसे भी आ सकते हैं और इस काफ़ी इंटेंस इचिंग आपको रह सकती है। तो ये प्रूराइगो ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो प्रेगनेंसी में प्रॉपर एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से होता है। इसके लिए आपने ज़रूर आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि क्या ये प्रूराइगो ऑफ प्रेगनेंसी है। ये डिलीवरी के बाद ये प्रूराइगो ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो कम हो जाता है। अब इसके अलावा जो कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी मैंने बोला, इसमें क्या होता है कि लीवर में एक अल्कलाइन फॉस्फेटेज नाम का हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है। ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज नाम का जो हार्मोन बढ़ने की वजह से आपको इचिंग जो है वो होती है। तो इसके लिए मेडिसिन अवेलेबल है, इसके लिए आपको हम लोग यूटिलिव के टैबलेट्स जो है वो देते हैं। लेकिन ये जो है, ये जो कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है, ये जनरली 34 वीक्स के बाद ज़्यादा देखा जाता है, जिसमें इंटेंस इचिंग आपको होती है। सो ये हो गया कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। अब इसके अलावा 24 वीक्स में आपने क्या क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या क्या टेस्ट आपने कराने चाहिए, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होती है, वो है OGCT, ओरल ग्लूकोज टैलेंट टेस्ट, या फिर GTT, मतलब कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ये टेस्ट जो होती है वो आप कैसे करते हैं, तो OGCT जो है वो आप नाश्ता करके भी कर सकते हो। इसमें हम 75 ग्राम ग्लूकोज आपको देते हैं और ये 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 1.5 घंटे के बाद आपका हम लोग शुगर लेवल जो है वो चेक करते हैं। अगर वो 140 से ऊपर है, 140 से ऊपर है, तो शुगर ज़्यादा है आपका। और ये शुगर जो है वो पहले आपको डायबिटीज़ का बीमारी नहीं है, फिर भी प्रेगनेंसी में ये शुगर जो है वो बढ़ सकता है, जिसे हम जस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटस ऐसा कहते हैं। तो ये जस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो कितने प्रतिशत महिलाओं में हो सकता है, तो 2 to 5% महिलाओं में ये होता है। जनरली क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है आपका वो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन नाम का एक हार्मोन जो है वो सिक्रेट करता है। तो ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन सिक्रेट होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब थोड़ा डायबिटीज़ जैसा सिचुएशन आ जाता है प्रेगनेंसी में। तो इंसुलिन का कंजम्पशन सेल्स में कम हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आने की वजह से आपके शरीर में जो ग्लूकोज है वो बढ़ता है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस ऐसा कहते हैं। तो ये जो है वो आपके डिलीवरी के बाद ये डायबिटीज़ जो है वो पूरी तरीके से चला जाता है, या फिर आपका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल आ जाता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ मेलाइटस डायग्नोज हुआ है तो इसका प्रॉपर केयर आपने लेना चाहिए, लो शुगर डाइट आपने लेना चाहिए। जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब किए हैं, पहले हम टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर टैबलेट्स पे नहीं कंट्रोल होता है, डाइट और एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं आपको, हम मेटफॉर्मिन का टैबलेट्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर इससे कंट्रोल नहीं होता है तो फिर इंसुलिन का इंजेक्शंस हम आपको चालू करते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि आपका शुगर लेवल कितना है, आपका डायबिटीज़ जो है आप वो कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों से इसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है कैसे आपको ट्रीटमेंट देना है, ये इस सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर प्रीवियसली आपको पहले प्रेगनेंसी में आपको डायबिटीज़, जेस्टेशन डायबिटीज़ हुआ है, या फिर आपके घर में किसी को फैमिली हिस्ट्री है, मदर या फादर को आपके डायबिटीज़ है, तो जनरली ये जेस्टेशन डायबिटीज़ होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं।
ये हो गया है जेस्टेशन डायबिटीज़ के बारे में। इसके बारे में एक विस्तार से वीडियो भी हमने बनाया है, जेस्टेशन डायबिटीज़ मेलिटस क्या है, उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी हमने बनाया है, जो आप मैं रिलेटेड वीडियोज़ में डाल दूँगी, वो भी आप देख सकते हो। 24 वीक्स में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है फीटल इको। तो फीटल इको मतलब एक सोनोग्राफी होती है जिसमें हम बेबी का जो हार्ट है उसकी सोनोग्राफी डिटेल में की जाती है कि बेबी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, बेबी का हार्ट जो है मतलब कि 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स, जो 4 चैम्बर्ड हार्ट हम बोलते हैं, वो बराबर बना है ना, बेबी में कुछ बेबी के हार्ट में कुछ पर्दा तो नहीं है ना, कुछ छेद, जिसको हम बोलते हैं कि हार्ट हृदय में छेद था, तो ऐसा कुछ छेद तो नहीं है, ये प्रॉपरली देखा जाता है, तो इसे फीटल इको ऐसा कहते हैं। तो ये 24 वीक्स पे आपने ये फीटल इको ज़रूर करा लेना चाहिए। अगर प्रीवियसली कुछ हिस्ट्री है तो मैंडेटरीली कराना चाहिए। फीटल इको मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आपने 24 वीक्स में ये फीटल इको कराया तो एक हमें पता चल जाता है कि बेबी का हार्ट जो है वो प्रॉपरली अच्छा बना है। तो ये फीटल इको जो है वो हम 24 वीक्स पे कराते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि OGCT या फिर GTT टेस्ट होती है। GTT ये OGCT से थोड़ी अलग टेस्ट होती है। इसमें हम लोग 75 ग्राम या फिर कुछ 100 ग्राम ग्लूकोज दे के पहले फास्टिंग में हम लोग मतलब आपको खाली पेट 8 घंटे आपको खाली पेट आके आपको ये ब्लड देना होता है। उसके बाद 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद ऐसा आपको ब्लड देना होता है। तो ये GTT टेस्ट है। इसमें अगर आपके 2 वैल्यूज़ अगर डिरेंज है, मतलब आपके शुगर लेवल इसमें ज़्यादा आए हैं, तो अगेन आपको फिर हम लोग डाइट और एक्सरसाइज, अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है तो कुछ टैबलेट्स जो है वो भी आपके लिए चालू करते हैं अकॉर्डिंग टू योर शुगर लेवल्स। तो ये हो गया है GTT टेस्ट के बारे में, जो हम जनरली 24 वीक्स पे करते हैं। 24 वीक्स पे अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो हम 28 वीक्स पे भी ये टेस्ट जो है वो रिपीट कर सकते हैं, या फिर मार्जिनली डिरेंज है तो हम 28 वीक्स पे ये टेस्ट जो है वो रिपीट कर सकते हैं। क्या क्या केयर आपने लेनी चाहिए, आपने हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करना चाहिए, प्रॉपर प्रोटीन डाइट आपने लेना चाहिए, आयरन रिच प्रोटीन रिच फूड आपने लेना चाहिए। ज़्यादातर आपने अगर आपको ज़्यादा खड़े रहने का काम है तो बीच बीच में आपने रेस्ट लेना चाहिए। 8 आवर्स 8 घंटे आपको स्लीप ज़रूरी है। 8 घंटे आपने प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। आपने दोपहर में भी थोड़ा सा लेटना चाहिए, अगर लेटना आपको पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट आपके जो डे टाइम है उसमें 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा आपने थोड़ा सा रेस्ट लेना अच्छा है। जब भी आप रेस्ट लेते हो तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो आपके बेबी की तरफ ज़्यादा जाता है। तो जब मदर रेस्ट करती है तो बेबी को ज़्यादा ब्लड फ्लो जाता है, तो इसकी वजह से बेबी का हमारे वेट अच्छा होना, हमारे बेबी का जो हेल्दी बेबी हमें मिलना, और फाइनल बर्थ वेट अच्छा होना, IUGR मतलब कि बेबी कम वज़न का होना, या फिर बेबी के आजू बाजू पानी कम होना, जिसे हम ओलिगोहाइड्रोमनियस कहते हैं, इसके चांसेस जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो आपने प्रॉपर रेस्ट लेना, आपने प्रॉपर डाइट लेना, और प्रॉपर हाइड्रेशन आपका मेंटेन रखना, प्रॉपर ANC चेकअप के लिए आपने टाइम टू टाइम जाना, जो भी टेस्ट और सोनोग्राफी से आपको एडवाइस की गई है वो आपने प्रॉपरली फॉलो करना, और स्ट्रेस नहीं लेना। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस या एंग्जाइटी जो है वो भी आपको रेस्टलेस बना देती है, और ये एंग्जाइटी जो है इसकी वजह से आपका BP बढ़ना या फिर आपको और कुछ शिकायतें होना ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें से बचने के लिए आपको स्ट्रेस कम करना ज़रूरी है। इसके लिए आप ANC योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, ANC क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो विथ योर पार्टनर। आपके पार्टनर के साथ भी आप ये ANC योगा कर सकते हो, तो इससे आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिल सकता है, आपको स्ट्रेस रिलीव होने में मदद हो सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी आप थोड़ा सा जान सकते हो, तो वीडियोस के द्वारा या फिर कुछ इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा आप इसके बारे में जान सकते हो, ताकि आपको डिलीवरी के बाद इसके बारे में आप अच्छे से प्रिपेयर रह सकें। यस 24 वीक्स ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है, और इस वक्त आपने आपका और बेबी का पूरा केयर रखना चाहिए। घर के परिजनों ने भी इसके बारे में प्रॉपर केयर लेना चाहिए। हमारे मदर ने अभी से मैटरनिटी लीव के बारे में प्लान करना ज़रूरी है, और फादर्स ने भी उनके पैटर्निटी लीव के बारे में भी सोचना
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेबी जो है वो एक घर में आ रहा है। सो बेबी के लिए जो प्रिपेयर्डनेस है वो एक पूरे घर की ही प्रिपेयर्डनेस जो है वो ज़रूरी होती है। सो दिस वॉज अबाउट 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। आई होप ये हमारी प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो। अगर आपको पसंद आ रही हो हमारी ये प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज़, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।